गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ओके ओके, चलो 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 शुरू करते हैं भाई। आ गए सब लोग कि अभी तक सब लोग सर की क्लास में ही हैं भाई? चलिए, मेरी क्लास बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी ही क्लास है, क्योंकि अब इवनिंग में हम लोग क्लास रखेंगे, आंसर राइटिंग और उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो क्या कहते हैं, शॉर्ट क्लास ही रखेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से। ओके ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने अभी एनर्जी खत्म कर लिया है ना। मेंस में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसका, और अब हम लोग इसका आंसर राइटिंग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गिवन द एक्सेलरेटेड पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिमांड फॉर एनर्जी, would you consider renewable energy as a viable option for India's future? ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि विकास की तीव्र गति और ऊर्जा की मांग को देखते हुए क्या आप नवीकरणीय ऊर्जा को भारत के भविष्य के लिए एक व्यवहारिक, ठीक है, विकल्प मानेंगे या नहीं? क्या कहना है आपका, हाँ या ना? सवाल समझ में आया है? सवाल समझ में आया है? सभी के लोग आ ही रहे हैं धीरे धीरे। कि भाई इंडिया में जो एनर्जी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए क्या हम लोग को ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करने की? अगर ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है? ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बताओ, कह रहे हो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का मैम एक नज़रिए में आंसर हम लोगों का क्या होगा? यस होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर यस होगा। हाँ बिल्कुल। अब जब भी हम ये वाला आंसर लिखेंगे तो हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं? आप इसमें सबसे पहले एनर्जी का क्लासिफिकेशन लिख सकते हो, है ना, कि हम लोग जो भी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है? ये दो तरीके का हो सकता है। एक आपकी रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरी आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ओके। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ठीक है, पहली तो ये चीज लिख सकते हो आप, है ना। सबसे पहली चीज ये वाली हो गई। और बताओ और क्या लिख सकते हो? इसमें आप इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कि रिन्यूएबल में क्या आता है। तो रिन्यूएबल में आपका कोल आता है, मेनली आपके जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, यानी जितने भी आपके जीवाश्म ईंधन हैं, ये सारे आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके जीवाश्म ईंधन हैं ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है? ओहो, उल्टा लिख रहे हैं यार, सॉरी, दिमाग कहीं और है। आई एम सॉरी फॉर दिस। ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। ठीक है, समझ जाओ यार, अब लिख के फिर से नहीं लिखेंगे। ये इसमें आएगा। ठीक है, और रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा भाई? सोलर एनर्जी आ जाएगा, सौर ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, विंड आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, आपके बायो फ्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि आपके जितने भी जैव ईंधन हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, जैव ईंधन है ये सारे आ जाएंगे। ठीक, ओके, जियोथर्मल, बायो, ये सारा आ जाएगा। ठीक, पहली चीज तो तुम ये इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। इसके बाद तो पहला पॉइंट क्या हो गया? हम इसमें कंटेंट में सबसे पहली चीज लिख सकते हैं एनर्जी क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो? आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आपको जरूरत है अब रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होने की? इसका मतलब है कि आप बता सकते हो कि जरूरत क्या है, या सिंपली आप बता सकते हो कि जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कोयला है, इनके साथ दिक्कतें क्या क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल के साथ क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियां क्या क्या हैं इनसे जुड़ी हुई। सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही बात है कि ये लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड है।
दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ये पॉल्यूशन करता है, यानी ये प्रदूषण करता है। और हमको पता है प्रदूषण दो तरह से हम लोगों को असर कर सकता है। पहली चीज है ये सीधे हमारे हेल्थ पर असर डालता है, यानी ये हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। और दूसरी चीज क्या है कि ये असर डालता है एनवायरनमेंट पे, यानी कि पर्यावरण पर ये क्या करता है, असर डालता है ना, ये असर डालता है पर्यावरण पे। ठीक है, ओके, एनवायरनमेंट में असर डालता है, एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग करता है, यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि का ये कारण बन गया है। ठीक, ओके। तीसरी चीज हम क्या जानते हैं इसमें कि भाई अभी तक हम अगर ऑयल की बात करें, तेल की बात करें, तो 85% हम ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर गैस की बात करें तो 50% गैस को हम अभी भी क्या कर रहे हो, सॉरी, इंपोर्ट कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं सारा, सॉरी इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। आप कभी भी किसी चीज का आयात करते हो, यानी उसको अगर आप इंपोर्ट करते हो, तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट से संबंधित और दो परेशानी होती है। एक तो इंपोर्ट करने में आपको कॉस्ट लगती है, लागत लगती है, और दूसरी परेशानी क्या होती है कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, निर्भरता, जिस देश से आप चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं उन देशों पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि निर्भरता बढ़ती है। ठीक है, ओके। तो ये सारी क्या है, ये सारी चुनौतियां हैं किसके रिलेटेड, गैर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित। इसीलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने भाई बता दिया कि आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आपने ये बता दिया कि क्यों जरूरत है हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की हम लोगों को जरूरत क्या आन पड़ी है। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप कुछ और डेटा से सप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों को 2 साल याद रखने हैं, एक तो 2030 और एक है 2070। ठीक है, 2030 और 2070 दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी वाला क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स इनका लेना देना जो है इन दोनों से। 2030 क्यों जरूरी है भाई, नेट जीरो हमको कब करना है, कॉप 26 का जो सम्मेलन हुआ था, है ना, उसके हिसाब से हम लोगों ने वादा किया था कि 2070 तक हमारा क्या हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन है वो हम क्या हो जाएंगे, कार्बन उत्सर्जन में हम हो जाएंगे भाई जीरो, यानी कि शून्य। ठीक है, जीरो हो जाएंगे यानी कि शून्य हो जाएंगे। ओके, और 2030 हमारा लक्ष्य क्यों है, क्योंकि हमारा ये है कि 2030 तक 50% जो भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमारी खपत है, हम उसको नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करें, यानी 50% ऑफ एनर्जी नीड्स जो है वो हमारा कौन फुलफिल करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ओके, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, या अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पाई चार्ट दिखाए थे जिसमें कि 3 गोले बने हुए थे याद आया, 2010, 2020, 2030, 2010, 2020 और 2030। ठीक है, पहला डेटा क्या कहता था 2010 का, लगभग बता दो, अप्रोक्सीमेट पूछ भी नहीं रहे। ठीक है, पहला सबसे पहले क्या डेटा था कि लगभग 80% और 15% ये था। दूसरा डेटा क्या था 20 का, 20 का क्या था भाई, मान लो 70 और 30 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसका डेटा क्या कह रहा था, 50 और 50। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आधी एनर्जी, आधी हमारी जो आपूर्ति है वो पूरी होगी रिन्यूएबल से और आधी पूरी होगी नॉन रिन्यूएबल से। ठीक है, एक तो ये वाली बातें नहीं भी याद रहेगा तो ये वाली चीज आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज आप लिख सकते हो। ठीक, ओके, तो हम लोगों ने डेटा बैकअप के साथ भी अपने आंसर को सपोर्ट कर दिया। समझ में आया हमने शुरू कैसे किया, सवाल आपके सामने, हमने शुरू किया, एनर्जी सोर्स को क्लासिफाई किया, उसको वर्गीकृत किया। उसके बाद अगली चीज हमने क्या की कि हमने बताया कि हमको जो गैर नवीकरणीय है यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उनसे दिक्कत क्या है, उनसे परेशानी क्या है। तीसरा, हमने अपने कुछ लक्ष्यों को डेटा से सपोर्ट कर दिया, क्योंकि आपसे सवाल यही पूछ रहा है कि आपको लगता है क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी वायबल ऑप्शन है, एक बढ़िया विकल्प है कि नहीं। तो बिल्कुल लगता है भाई, अगर नहीं लगता तो सरकार ने ये लक्ष्य नहीं दिए होते।
ठीक है। तो जब आप इन लक्ष्यों के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब है आप एग्जामिनर को सीरियसनेस बता रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट का क्या सीरियसनेस है इसके पीछे, आप इस बात से क्या है अवगत है। ठीक है, आई है बात समझ में? चलिए, अब इसके बाद आप और क्या चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। खुशबू ने एक अच्छा पॉइंट बताया था कि मैम एक और लक्ष्य था कि 2030 तक हम लोगों को क्या करना है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है। प्रतिशत में अगर हम कहते हैं तो कितना हो जाता है, अगर प्रतिशत में कहते हैं तो 50%, और अगर नंबर में कहते हैं तो 500 गीगावाट किसकी होनी है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से टोटल 500 में से आपको पता है 280 गीगावाट की आपूर्ति कौन करेगा, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। सब अभी आ रहे हो? सर की क्लास अभी खत्म हुई क्या? तो हम काम करेंगे, तब हम स्पेशल फिर 8:45 से रखेंगे। नहीं, हमको लगा कि 8:30 तक शायद तुम लोग हो जाते होगे फ्री। अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, कोई नहीं, स्पेशल की क्लास अब खत्म ही होने वाला है, 15 मिनट हो गए, बस 15 मिनट और बस। ठीक है, मेला गए थे हम लोग। कौन सा मेला? मेला में क्या क्या खरीदे? 9 PM मेरी खत्म हो जाएगी यार, मेरी बस खत्म हो जाएगी। हम तुमको कहते कि स्पेशल का क्लास हमको, चूंकि तुम लोगों से कुछ कुछ आंसर राइटिंग डिस्कस करना है, जो लाइव कर पाएंगे ठीक है, नहीं तो बाकी लोग रिकॉर्डेड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे सेशंस रखेंगे आधे घंटे के बस। ठीक है, आधे घंटे के, बड़े सेशंस रख ही नहीं रहे। ठीक है, मेला में क्या खरीदे बताए नहीं? बफरिंग कुछ नहीं हो रहा है, भाग, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। मेला से खरीदे क्या ये बताओ पहले। चलो आगे देखो, आगे आप इस पे क्या लिखोगे? आगे क्या लिखोगे? टॉयज। बफरिंग हो रहा है क्या? कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। 10 रुपया वाला हैंडपंप, चिमटी लिए। अच्छा, ओके, आगे बताओ यार। आगे बताओ। बलून फोड़े बच्चा सबका। और आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं है भाई, आइसक्रीम है। चलो यार, और बताओ। बकवास करवा लो तुम लोगों से, बस आधे घंटे की क्लास में 10 मिनट बकवास करेंगे, बिल्कुल। वर्षा, क्वेश्चन देख लो, जो लोग लेट से आए हैं सवाल देखिए और हमको आप पॉइंट्स बताइए कि और क्या क्या लिखेंगे आप। 150 से अगर 200 शब्द में हम आपको बोलें, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आपको वर्ड लिमिट देते हैं 150 से 200 शब्दों में कि आपको अपने सवाल को लिखना है, तो आप इसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस तरह से विकास चल रहा है बहुत तेजी से, और जिस तरह से ऊर्जा की मांग दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय जो ऊर्जा है, ठीक है, ओके, नवीकरणीय की जो ऊर्जा है वो क्या एक वाइबल ऑप्शन हो सकती है फ्यूचर के लिए? हाँ, अभी पूरी छोला बहुत अच्छा था, तो तुम 2 ही बार देखे थे, उसके बाद तीसरे बार भी हम लगे थे लाइन में। चलो आ जाओ, अब हमको बताओ यहाँ पे। अब हमको सीधे बताओ क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे। पहला पॉइंट है एनर्जी का क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों लिख लिए। फिर तुम रिन्यूएबल का दिक्कत बताए और उसके बाद तुम डेटा बताए कि कैसे सरकार इसको समर्थन कर रही। आपको नहीं लग रहा कि अब इसमें इन जनरल आपको सारी स्कीम्स बतानी चाहिए? सिर्फ जैसे कि हम लोग अगर पढ़े थे तो हम लोग सोलर पढ़े, हम लोग बायोफ्यूल्स पढ़े, डिटेल में तो ये चीजें पढ़े थे, राइट, है ना? तो आप इसको जरूर अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इनकी कुछ स्कीम्स बता सकते हो या इनके कुछ फायदे बता सकते हो, ठीक है। या इन जनरल आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो जरा मुझे उसके लाभ बता दो पहले। इन जनरल पूछ रहे हैं हम, अलग अलग से नहीं पूछ रहे हैं कि सोलर का अलग बताओ, विंड का अलग बताओ, उसका अलग बताओ, उसका अलग बताओ, ठीक है। इन जनरल मतलब सबका आप चाहो तो कंबाइन बता सकते हो, ठीक है, उसमें मेंशन कर देना कि सोलर की ये चीज। तो सबसे अच्छी चीज होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है ना। अच्छी बात क्या है रिन्यूएबल की कि ये अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होती, ठीक है। पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री है, प्रदूषण नहीं करता, ठीक है, प्रदूषण रहित स्रोत है, ठीक है। और बताइए
क्या होगा? बिल्कुल हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो लागत है आयात की लागत को इंपोर्ट कॉस्ट को क्या करेगा? कम करेगा। आयात की लागत को क्या करेगा? कम करेगा। इंपोर्ट कॉस्ट को कम करेगा। भारत को क्या बनाएगा? आत्मनिर्भर भारत की ओर। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अच्छा कदम होगा। एक अच्छा क्या होगा? कदम होगा। दिस विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी सेक्टर। दिस विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, और बताइए। भाई थोड़ा सा बायोफ्यूल का भी एडवांटेज सब बता दो। बायोफ्यूल में क्या क्या बात पढ़े थे हम लोग? जैव ईंधन का क्या क्या एडवांटेज था? भाई इन जनरल आपसे ये सवाल पूछ रहा है ना, आपसे ये सवाल रिन्यूएबल एनर्जी का पूछ रहा है, तो बायोफ्यूल की भी जो अच्छी अच्छी बात थी वो भी बताओ। यस, बहुत बढ़िया पीके। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट होगा यानी कि रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा, साथ ही साथ बायोफ्यूल का जब आप प्रयोग कर रहे हैं या बायोफ्यूल बना रहे हैं, जैव ईंधन बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप वेस्ट मैनेजमेंट में भी मदद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बायोफ्यूल में बहुत सारे वेस्ट क्या है? वेस्ट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वेस्ट क्या है? इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो अपशिष्ट अपशिष्ट निपटान है या कचरा निपटान है, उसमें क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। क्या हम लिख सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ेगी इससे, बायोफ्यूल से? किसानों की आय में वृद्धि होगी, इनकम में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, और बताओ और क्या एडवांटेजेस है बायोफ्यूल के? और क्या एडवांटेज पढ़े थे हम लोग? हो गया, मेनली सारे पॉइंट्स हो गए, मोस्टली सारे पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप यूज करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बताइए जी, क्या क्या नुकसान हो सकता है? आपको पता है, अगर आपको सोलर पावर डेवलप करना है तो आपको उसमें अच्छी खासी लैंड चाहिए, यानी आपको अच्छी खासी उसमें भूमि चाहिए, और उसके लिए इनिशियल जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, ठीक है, प्रारंभिक जो आपकी बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो लागत है वो क्या है? वो उच्च है। वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है सुप्रीता, वो तो रूको था ना, रूको था, रीयूजेबल कुकिंग ऑयल पर, है ना? रूको, रीयूजेबल कुकिंग ऑयल, है ना, वो वाली चीज थी। आगे बताओ जी, डिसएडवांटेजेस और क्या क्या हो जाएगा? देखो, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है ना, और उसका बहुत सारे डिसएडवांटेज आपको बताए थे। क्या क्या डिसएडवांटेज था? कि बहुत सारा करने के लिए शुगर केन जो है, गन्ना जो है, वो सोर्स माना जाता है, और अगर आप गन्ने को बायोफ्यूल का सोर्स बना देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? खाने में कमी हो जाएगी, यानी कि खाद्य अर्थव्यवस्था जो होगी वो चरमरा जाएगी। खाद्य अर्थव्यवस्था व्यवस्था क्या होगी? चरमरा जाएगी। ठीक है, ओके, फूड स्कैरसिटी होगी, फूड क्राइसिस हो सकता है। और बताओ। एक्चुअली में बायोफ्यूल बनाने के लिए आप उसमें डिस्टिलेशन करते हैं, और डिस्टिलेशन के लिए खुद ही जो एनर्जी लगती है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन जनरेट करती है। तो पता चला बायोफ्यूल है पोल्यूशन फ्री, और उसको बनाने के लिए आप खुद ही क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और बताइए और क्या डिसएडवांटेजेस है? लैंड हो गया, इनिशियल हाई कॉस्ट हो गया, शुगर केन वगैरह अगर फूड की तरह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। और कोई डिसएडवांटेज? कॉस्ट वगैरह सब हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? सबका कंबाइंड बता दो मुझे, सोलर का, विंड का, इसका सबका कंबाइंड बता दो। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो सोलर पैनल है, एग्जैक्टली आरआर, जो सोलर पैनल है उसको क्लीन करने के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए। ठीक है, पानी की जो खपत है वो बहुत अधिक है, और अगर आप उसमें सूखी सफाई करने लगे तो क्या पता उसमें स्क्रैच आ जाए, उसमें स्क्रैच आ जाए। ठीक है, और अगर स्क्रैच आ जाएगा तो क्या होगा? वो खराब हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, यानी इसका रख रखाव जो है अपने में क्या है? चैलेंजिंग हो सकता है। और बताओ और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? इन जनरल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इन जनरल पूछा जा रहा है, इंडिविजुअली एक एक चीज को नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, मोस्टली यही सारे हैं। ठीक है, अब कभी भी आप इस तरीके का सवाल लिख रहे हैं और एक दो चीजें मिस भी हो जा रही हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा? बहुत बड़ी तूफान नहीं टूट जाएगी, तो उस पर इतना चिंता नहीं करना।
ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि इस ओर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या है, या गवर्नमेंट की अचीवमेंट अभी तक क्या क्या हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स भी आप लिख सकते हो, स्कीम्स ऑब्लिक अचीवमेंट्स, उपलब्धि। भाई हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला, उसको प्रीपोन कर दिया, तो ये तो उपलब्धि ही है ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्या क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है, क्या क्या लक्ष्य हैं, अचीवमेंट्स है, क्या क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि फिलहाल फिलहाल जो FFV SHEV ऐसा कुछ पढ़े थे सुबह, भारत में पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इन वर्ल्ड। दुनिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ये है फ्लेक्स, ये है फ्यूल और ये है व्हीकल, व्हीकल यानी वाहन। दिस इज स्ट्रॉन्ग, H मतलब हाइब्रिड, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या ध्यान रखेंगे कि दुनिया की पहली FFV SHEV इंडिया में, पूरे दुनिया में कहाँ पर लॉन्च की गई, इंडिया में लॉन्च की गई। कौन सी कंपनी की है वो, टोयोटा कंपनी की है। नाम क्या है उसका, इनोवा हाई क्रॉस, इनोवा हाई क्रॉस। ठीक है क्या है भाई ये फ्लेक्स फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है, या ये पूरी गाड़ी खास क्यों है, क्योंकि आप इसको चाहो पेट्रोल पे चलाओ, आप इसको चाहो तो पेट्रोल प्लस इथेनॉल पे चलाओ, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग का सहारा भी हम ले रहे हैं, है ना, इथेनॉल पे चलाओ। कितना इथेनॉल, 100% इथेनॉल पे भी। ठीक है, चाहो तो 20% से शुरू करो और ये जा सकता है 100%, यानी सिर्फ इथेनॉल पे भी चला सकते हैं। ठीक है, और तो और आप जब इन मोड पे चलाएंगे तो वो चार्ज हो जाएगा, आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिसिटी पे भी चला सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पर भी चला सकते हो। तो पेट्रोल इथेनॉल दोनों, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यू नेम इट एंड द मोड इज देयर। ठीक है, ओके, हर तरीके से ये काम कर रहा है, राइट। सो बढ़िया है, ये उपलब्धि में आप लिख सकते हो। इसके बाद मतलब स्कीम्स और उपलब्धि एक ही हेडिंग के अंदर आप डाल सकते हो। और आप क्या डाल सकते हो उपलब्धि में, और क्या क्या उपलब्धि है भाई। E10 हमने अचीव कर लिया है, E10 मतलब 10% इथेनॉल, 10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल, ये हमने अचीव कर लिया है। अब हमारा लक्ष्य क्या है, पहले लक्ष्य 2030 था, लेकिन अब हमारा लक्ष्य 2025 है, E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है, जो कि ऑफ कोर्स सीरियसनेस दिखा रहा है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि G20 जो भारत में हुआ, उसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया गया। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना, सब रिसेंट की चीजें, सब रिसेंट की चीजें है कि नहीं। ठीक है, ओके, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है, इससे भारत को क्या फायदा होगा कि हमें तकनीक सीखने को मिलेगी, है ना, बाकी देश जो अपना रहे हैं बायोफ्यूल को लेकर नई नई तकनीक, वो हमें क्या मिलेगी, सीखने को मिलेगी, है ना। फिर वही चीज है कि प्रदूषण कम होगा, जलवायु के लिए अच्छा है, साथ ही साथ और क्या होगा, हम लोग इंपोर्ट में अपना पैसा बचा पाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और ये सब चीज सब करेंगे। ठीक है, ओके, इसके बारे में लिख सकते हो। और उपलब्धि में आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लिख देना। और चीजें आप क्या लिख सकते हो, सोलर से रिलेटेड PM कुसुम लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, PM कुसुम लिख सकते हो। ठीक है, PM कुसुम लिख सकते हो। इसके बाद सृष्टि लिख सकते हो, सृष्टि लिख सकते हो। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल सोलर मिशन, ये भी आप लिख सकते हो कि दुनिया का पहला लार्जेस्ट सोलर पार्क, है ना, दुनिया का लार्जेस्ट जो सोलर पार्क है वो कहाँ पर बन रहा है, भारत में, भदला राजस्थान, भदला राजस्थान। उपलब्धियां ही है ना ये सारी, मतलब कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि हम लोग किस तरीके से क्या है
सीरियस हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। ठीक, और बताओ और क्या क्या लिख सकते हैं? रूफटॉप सोलर स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और बताइए एनीथिंग एल्स? कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग छोड़ रहे हैं? बताओ बताओ। एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि हमने रिसेंट को भी कवर किया है, बताओ और कोई चीजें छोड़ रहे हैं? अरे गोबर को कौन लिखेगा? प्रधानमंत्री जीवन योजना, रुको, गोबर, गोबर जीवन रुको, भूल गए? जीवन क्या था? हाँ, गोबर जीवन रुको। जीवन क्या है भाई? पीएम जीवन योजना 2019 में जो लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको इथेनॉल को सेंटर में रखना है। इथेनॉल को बढ़िया बायोफ्यूल मतलब घोषित करने के लिए आपको उसके पीछे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या क्या लागत है, इन सब के बारे में बात करना था। ठीक है, ओके। गोबर से आप, गोबर में आपको क्या कर रहे थे कि एक्चुअली गोबर से आप बायो सीएनजी और बाकी बायोफ्यूल का निर्माण कर रहे थे, तो एक तरीके से आप वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे थे। और रू को क्या कर रहे थे? रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। कहने का मतलब है कि जो कुकिंग ऑयल जो दुकानदार सब होता है, ठीक है, जो दुकानदार सब यूज करता है, गवर्नमेंट उसको लेगी और उस ऑयल से क्या करेगी? बायोफ्यूल बनाने की प्रक्रिया करेगी। ठीक है ना? तो ये इतने सारे स्कीम्स हैं, इतने सारे स्कीम्स है। स्कीम्स एंड उपलब्धि में आ गए तो सबसे पहला पॉइंट ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपको नहीं लगता ये मोर देन इनफ है? काफी है ये। इतना अगर लिख दोगे तो मेरे हिसाब से आप एक प्रॉपर आंसर इसको बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। ठीक है, ओके। इंडियाज फ्यूचर पूछा है डियर। डेवलप्ड कंट्री तो कहीं नहीं लिखा है। डेवलप्ड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ लिखा है? ठीक है, पेस ऑफ डेवलप्ड कंट्री कहाँ दिख गया वर्षा? डेवलप्ड कंट्री वर्ड तो कहीं नहीं यूज किया है। इन द गिवन दिया है पेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिया के ही में लिखा है। देखो ना, वायबल ऑप्शन फॉर इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, भारत के क्षेत्र में पूछा है आपसे, कहीं पर भी डेवलप्ड कंट्री नहीं लिखा है। ठीक है, कह रहा है कि जिस तरह से एनर्जी की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप भारत के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए क्या स्टेप्स लेना चाहेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ओके, यस। कौन सा अलायंस लिखना है? कौन सा अलायंस लिखना है? अलायंस बता तो दिए। अलायंस कौन सा, कौन, किस चीज में आप अलायंस डालोगे? आपको नहीं समझ में आ रहा है किस चीज में गठबंधन लिखना चाह रहे हो? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लिख चुके हैं। इस आंसर में और भी कोई पॉइंट है जो आप लोग ऐड ऑन करना चाहेंगे? ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे लक्ष्य बताया ही, ठीक है खुशबू, कि आप 2030 और 2070 लिख सकते हो। COP26 पेरिस एग्रीमेंट कहीं ना कहीं एक ही लक्ष्य को लेकर था, तो आपने COP26 को मेंशन कर दिया। COP26 ज्यादा रिसेंट वाला है, ठीक है, ओके। नेट जीरो COP26 आपने मेंशन कर दिया, चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने मोस्ट रिसेंट वाली चीज ऑलरेडी मेंशन कर दी। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे तो स्टार्ट कैसे करोगे? इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये जो भी हम क्लासिफिकेशन बोले एनर्जी का, आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज आप क्या लिखे? इंट्रोडक्शन लिखे, जिसमें आप टाइप्स ऑफ एनर्जी बताएं। ठीक है, अगली चीज आप क्या लिखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल से प्रॉब्लम क्या क्या है, या व्हाई इज देयर अ नीड टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ओके। नवीकरणीय ऊर्जा के तरफ जो हमारा झुकाव है वो क्यों हो रहा है, मतलब दिक्कतें क्या क्या हमको आ रही हैं कि हम इस तरह से झुक रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कतें बता दी। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, चुनौतियां क्या है नॉन रिन्यूएबल से। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपना लक्ष्य कोट कर देंगे कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमारी सरकार ने बोला है कि अब जो हमारा वो है एक ध्यान है वो केंद्रित किया जाए हरित ऊर्जा की तरफ भी। तुम लोग एक पार्ट भूल गए इस क्वेश्चन में,
तुमको नहीं लगता कि हम लोगों को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में इसमें लिखना चाहिए था? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कोई नहीं बोला हमको कि मैम ये लिखना चाहिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी बहुत रिसेंट का चीज है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन तो बहुत ही रिसेंट की चीज है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आप इसमें जरूर लिखोगे, ठीक है। ओके, तो प्लीज उसको ऐड कर लो यहाँ पे। इनफैक्ट सेकंड आपका वही होना चाहिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। इसमें भी लक्ष्य क्या बना था? 2030 तक ही बना था ना, 2030 तक ही लक्ष्य था, ठीक है। ओके, कि और आपको क्या बनाना था? भारत को वैश्विक केंद्र बनाना था, ग्लोबल हब बनाना था, जहां पर आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे फायदे क्या क्या हो रहे थे? फायदे क्या क्या हो रहे थे कि हम लोग इम्पोर्ट कॉस्ट में बचत कर रहे हैं, है ना। हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट कॉस्ट में बचत करेंगे। काफी सारे पैसे, 1 लाख करोड़ के आसपास हम उसमें सेव कर रहे थे, 6 लाख नौकरियां जनरेट कर रहे थे, ठीक है। 50 मिलियन मैट्रिक टन हम ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे थे, ठीक है। और काफी ज्यादा क्लाइमेट के लिए अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्लियर है ना? चलो, ठीक है। तो जो भी चीज आपको चीजें यहाँ पे दी है वो आप लिखोगे। कंक्लूजन में वर्षा, कंक्लूजन में कोई अलग चीज नहीं लिखनी होती है, ठीक है। इसी चीज को भूमिका बांध के लिख देना है, ठीक है, कि हाँ भाई रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत पोटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। अब के टाइम में जहाँ पे हम भारत अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है, बहुत सारे लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया है जो हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने बनाए थे। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो भी हमारे लक्ष्य थे, हम उसके बहुत निकट हैं। इसीलिए अब हमको जरूरत है कि इन लक्ष्यों को सीरियसली लेकर काम करने की, है ना। और जो भी चुनौतियां हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स लेने की, जिनसे हम इनसे क्या कर सके, निपट सके। तो अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो कंक्लूजन कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लिखा जाता है कि कोई अलग सा इंफॉर्मेशन आप रिजर्व करके रख रहे हो कंक्लूजन में। आप जो आंसर बनाओगे उसी की कुछ लाइंस को आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है वर्षा। आप जो आंसर बना रहे हो ना, उसी की कुछ लाइंस आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, या कंक्लूजन में आप अपने अचीवमेंट्स भी लिख सकते हो कि हम दुनिया में पहले हैं जिन्होंने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर काम किया, ठीक है। हम दुनिया में पहले हैं जिन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया, ठीक है। ओके, तो बहुत सारी चीजों को क्रिस्प में 2-3 लाइन में आप कंक्लूड करके लिख दो। कहने का सिंपल मतलब है, पॉजिटिव वे में उसको आंसर लिख दो। जो चीज आपने आंसर में लिखी है उन्हीं से 1-2 चीजें लो, थोड़े से शब्द बदलो और उसको फिट कर दो, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चलो, ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। जरा कोशिश करना खुद से इसकी आंसर लिखने की, ठीक है। चलो, फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, ठीक है जी। ओके।